देखो इस क्वेश्चन में क्या था ना, इसकी टाइमलाइन हमने बनाई थी, ये रही टाइमलाइन, ठीक है। अब इसके अंदर क्या था कि हाउ द डिविडेंड रिसीव्ड, एक डिविडेंड हमें रिसीव हुआ था, यहाँ हमारा सेकेंड फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ था, है ना, उसके बाद हमें डिविडेंड रिसीव हुआ था। अब यहाँ पर ये बोल रहे हैं हाउ द डिविडेंड रिसीव फॉर 31st March ऑन 30th April फॉर बी लिमिटेड विल बी शोन इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। इस दिन पर जो अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो इस दिन पर हम ये वाला डिविडेंड कैसे डाल सकते हैं, है ना। हम इस दिन पर ये वाला डिविडेंड तो नहीं डाल सकते ना, और हम यही वाला डिविडेंड बार बार कंसिडर कर रहे थे, है ना, कि 50% ले रहे थे ना हम, और वो 50% वो नहीं आ रहा था। ये नहीं सोचा कि इस दिन के अंदर जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे तो ये वाला डिविडेंड क्यों कंसिडर करेंगे, हम तो सिर्फ यही वाला डिविडेंड कंसिडर करेंगे ना। Dividend declared on 30th April will not be recognized in the consolidated financial statements of A Limited, लिखा भी है यहाँ पर। ठीक है, तो हमसे इस दिन की अकाउंटिंग पूछी गई है, इस दिन का कुछ नहीं पूछा, तो ये हमें कंसिडर ही नहीं करना, हमें बस यहाँ तक का कंसिडर करना है, ठीक है। अब यहाँ का डिविडेंड तो हमने कैलकुलेट कर ही लिया था, कैसे करा था, रिजर्व्स एंड सरप्लस का 40% और फिर उसका इनका शेयर 25%, तो 50,000 हमने कैलकुलेट कर लिया था। गुडविल तो निकल गई थी हमारी, ठीक है। फिर शेयर इन प्रॉफिट कितना था, 7 लाख का 25%, 1,75,000। फिर इसमें प्री एक्विजिशन हमें दिखाना है डिविडेंड, तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड कितना है, 50,000, 50,000 ही प्लस करना है, 50,000 ही माइनस करना है, और इसको निल शो कर देना है। तो जब हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते टाइम हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से हमने नहीं सीखा, हमने क्या सीखा है, शेयर इन नेट एसेट्स, शेयर इन नेट एसेट्स कितना क्या है, नहीं 2 लाख, 2 लाख हो गया शेयर इन नेट एसेट्स, इसमें क्या करते हैं प्लस गुडविल, गुडविल 50,000, तो ये कितना आ जाएगा 2,50,000, और शेयर इन प्रॉफिट शो कर देंगे 1,75,000, और टोटल आ जाएगा 4,25,000। ये करना था इसमें, बस थोड़ा कंफ्यूजिंग वे से गिवन है और कुछ नहीं। उसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा। अब आप, हाँ उसका उसका आंसर डिफरेंट हो जाएगा, उसमें गुडविल निल आएगी, वो मैंने वो पिछले बैच में वही करवाया था। हाँ, उसमें गुडविल हमारी निल आएगी, और फिर नीचे का भी आंसर। अब लेकिन आप यही करो, ये वाला जो बुक में अब गिवन है, ठीक है, इसको एक बार कर लो, यहाँ तक तो कर ही लिया था, ये वाला भी कर लो और इसको भी इस तरीके से लिख लो। फिर हम AS 27 शुरू करते हैं, इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर।
हाँ, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर 9। ट्रांसफर टू इन्वेस्टमेंट जो हम इन्वेस्टमेंट से जो कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं ना प्री एक्विजिशन डिविडेंड, वो है। हाँ, पता।
स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट ईयर। हो गए, इसके तो सारे हमने क्लास में ही करे हैं। हेडिंग डालो। हाँ, AS27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर्स। वो लेकिन मैंने जब आपको ब्रांच करवाया था तो साथ में आपको बता ही दिया था कि ऐसा ऐसे करना है। हाँ हाँ, सेम ही कॉन्सेप्ट है दोनों में। उस हाँ फर्स्ट पॉइंट, ठीक है। जॉइंट वेंचर इसमें होता क्या है, जैसे कि एक है ए लिमिटेड, है ना, दूसरा है बी। अब इनके बीच ना एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट बना हो सकता है ना, एक कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। अब इसके अंदर ये लोग डिसाइड करेंगे कि क्या किसका जॉइंट कंट्रोल, ये सब कुछ। जैसे कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट में क्या होगा, सेकंड पॉइंट, कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट टू अंडरटेक इकोनॉमिक, जो भी ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज करेंगे विच इज सब्जेक्ट टू जॉइंट कंट्रोल। ठीक है,
नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फॉर्म्स ऑफ जॉइंट वेंचर। पहला फॉर्म क्या होता है? जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन, इसको हम बोलते हैं JCO। देखो, पहला जॉइंट वेंचर का टाइप है जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन। इसके अंदर जो वेंचरर्स है, मतलब वो जो दो पार्टीज है, जैसे यहाँ पर ए और बी क्या है, वेंचरर्स। ठीक है, वेंचरर्स यूज देयर ओन एसेट्स, उनके पास ऑलरेडी वो एक काम कर रहे हैं, है ना, उनके पास खुद के एसेट्स होंगे, तो वो अपने ही एसेट्स यूज कर रहे हैं जॉइंट वेंचर वाले काम के लिए भी। ठीक है, जिन्होंने जिस काम के लिए उन्होंने एग्रीमेंट बनाया ना, उस इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए भी वो अपने ही एसेट्स यूज कर रहे हैं। एग्रीमेंट टू जॉइंटली कैरी ऑन ऑपरेशंस टू अर्न इनकम, ऑब्वियसली वो जॉइंट ऑपरेशन क्यों कर रहे हैं? टू अर्न इनकम। ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर शेयर्ड इन एग्रीड रेशियोज। नो सेपरेट एंटिटी, मतलब कि हम इस जॉइंट वेंचर का काम करने के लिए ए और बी मिलकर के सी नहीं बना रहे हैं। ठीक है, वो अपने ही एंटिटी से जॉइंट वेंचर का काम कर रहे हैं। ठीक है, ये होता है JCO। नेक्स्ट टाइप है जॉइंटली कंट्रोल्ड एसेट्स, सेकेंड।
इसके अंदर क्या क्या है? वेंचर्स जॉइंटली ओन एसेट्स टू बी यूज, वेंचर्स जॉइंटली ओन एसेट्स, थोड़ा सा गलत हो गया, वेंचर्स यूज ओन एसेट्स, मतलब इसका मतलब यही है जो यहाँ लिखा था, वेंचर यूज देयर ओन एसेट, ठीक है। वेंचर्स जॉइंटली यूज देयर ओन एसेट्स, हाँ। एग्रीमेंट टू जॉइंटली कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन एन एसेट टू जनरेट रेवेन्यू, वो जॉइंटली एक एसेट को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, एक एसेट कंस्ट्रक्ट भी कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं जॉइंट वेंचर का रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। यहाँ पर था ऑल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यूज आर शेयर्ड, यहाँ पर है ओनली एक्सपेंसेस आर शेयर्ड, ठीक है। नो सेपरेट एंटिटी, नो सेपरेट एंटिटी। थर्ड, ठीक है। तो तीन, अब इसके अंदर न्यू एंटिटीज क्रिएटेड, ठीक है, मतलब ए और बी दो वेंचरर्स हैं, ये जॉइंट वेंचर का काम करने के लिए सी क्रिएट कर सकते हैं। ओन अकाउंटिंग रिकॉर्ड, यहाँ पर अकाउंटिंग रिकॉर्ड प्रिपेयर किए जाएंगे। प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड इज यूज्ड, अब क्योंकि, हाँ, ये तो अपनी इनकी तो रहेगी, मतलब वैसा नहीं होगा जैसे हम अमेलगमेशन और कर रहे थे, ओल्ड कंपनी न्यू कंपनी वाला केस नहीं है, इन्होंने मिलकर के एक नई एंटिटी ओपन कर लिया, ठीक है। अब क्या हो सकता है, प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड हम यूज करेंगे, कि जैसे कि अब इसका जो शेयर है, जैसे इन दोनों ने मिलकर के सी बनाया, इसी में अब इन दोनों का रेशियो सपोज 50% है, तो इसके अंदर जो एसेट होंगे, अब जब बाद में हम कंसोलिडेशन करेंगे, तो अगर जैसे सपोज इसके अंदर पीपी दी है 10 लाख की, तो वो 5 लाख की पीपी इसकी हो जाएगी और 5 लाख की पीपी इसकी हो जाएगी, इस तरीके से कंसोलिडेशन होगा।
इसका हम क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे कि प्रोपोर्शनेट कंसोलिडेशन मेथड हम कैसे करते हैं. वेंचरर शेयर एसेट्स, लायबिलिटी, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस रिपोर्टेड एज सेपरेट लाइन आइटम्स इन वेंचरर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. हम वेंचरर सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उसको कंसोलिडेट करेंगे. ठीक है, इतना ही लिखना था. इसके बाद मतलब फॉर्मेट बना लेते हैं या फिर हाँ बस एक फॉर्मेट बना लेते हैं, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करते हैं. जेसीओ की, जेसीओ मतलब क्या, जॉइंटली कंट्रोल्ड ऑपरेशन. इसका फॉर्मेट अभी बना रहे हैं. ठीक है, पीएनएल में इस तरफ क्या आता है, एक्सपेंसेस आता है ना. अब कंसोलिडेटेड पीएनएल रहेगा जॉइंट वेंचर से. ए और बी जो दो जॉइंट वेंचर है, तो ए के भी एक्सपेंसेस होंगे और बी के भी एक्सपेंसेस होंगे, है ना. तो इन दोनों के एक्सपेंसेस होंगे, फिर हम इनका टोटल बाहर लिखेंगे. इसी तरीके से जो सेल करी होगी कुछ ए की होगी और कुछ बी की होगी. फिर प्लस माइनस करके हमारे पास प्रॉफिट आएगा. एक चीज और आएगी, बाय गुड्स टेकन ओवर. कुछ ए ने गुड्स टेक ओवर करे होंगे, कुछ बी ने गुड्स टेक ओवर करे होंगे, और प्लस माइनस करके हमारे पास अगर ये साइड ज़्यादा हो गई, ये साइड कम हो गई, तो यहाँ पर बच जाएगा प्रॉफिट और अपोजिट तो लॉस. और फिर जो भी प्रॉफिट बचेगा वो इनके एग्रीड रेशियो में हम ए और बी में बांट देंगे. हाँ, और ये हो जाएगा इक्वल. ठीक है, अब ये कंसोलिडेटेड पीएनएल है. अब इसके अंदर हमारे पास वेंचर्स भी हैं, जैसे ए और बी. ठीक है, इन द बुक, चलो पहले इतना ही बना लो. यहाँ तक हो गया ना, ऊपर तक. ठीक है, इन द बुक्स ऑफ ए हमारे पास दो वेंचर्स हैं, ए और बी. तो इन द बुक्स ऑफ ए जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा एक. फिर इन द बुक्स ऑफ बी भी जॉइंट वेंचर अकाउंट बनेगा.
अब क्या होगा, ए के एक्सपेंसेस यहीं पर लिखे जाएंगे, ए की सेल्स यहाँ पर आ जाएगी, ए के गुड्स टेकन ओवर यहाँ आ जाएंगे और ए का प्रॉफिट यहाँ आ जाएगा। ऐसे ही हम बी का सब कुछ कंसोलिडेटेड से इधर डाल देंगे। ठीक है, सिंपल सा है। तो टू एक्सपेंसेस इधर आ जाएंगे, ए के सेल्स आ जाएगी, ए की, हम ये सब ऊपर से ही डाल रहे हैं, प्रॉफिट आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर नहीं होगा, जितना ऊपर आया होगा उतना ही नीचे आएगा, गुड्स टेकन ओवर आ जाएंगे। ठीक है, सेम ऐसे ही नीचे वाले का बनेगा, टू एक्सपेंस, टू प्रॉफिट, सेल्स और गुड्स टेकन ओवर। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि क्या ऐसा करने से ये अकाउंट बैलेंस हो जाएंगे? ये अकाउंट बैलेंस नहीं होंगे। ठीक है, अब जैसे सपोज इसका बैलेंसिंग फिगर इधर आया, ठीक है, इधर आया, तो हम इसको लिखेंगे बाय बैंक रिसीव्ड फ्रॉम बी। देखो, इस साइड आने का क्या मतलब है, ये हमारी इनकम साइड है ना, इस साइड अमाउंट आया तो हमें इनकम मतलब रिसीव हुआ होगा। तो हम ऐसा मानेंगे कि इसके पास ना ज़्यादा प्रॉफिट होगा, इसने कम लगाया होगा खर्चा और इसको शेयर प्रॉफिट का ज़्यादा मिला होगा। तो बी ने ए को बाकी का पे करा, तो ए को रिसीव हुआ फ्रॉम बी। जैसे कि मैंने लगाए 5 लाख, ठीक है, आपने लगाए 10 लाख, हमने एक जगह पर 15 लाख लगा दिया। ठीक है, 15 लाख से हमें प्रॉफिट मिला 2 लाख का। ठीक है, और हमारा एग्रीड रेशियो था 1:1। 2 लाख का प्रॉफिट मिला 15 लाख लगा करके, और हमने बांट लिया 1 लाख 1 लाख। आप बोलोगे कि मेरे साथ गलत हुआ? हाँ। वो नहीं हुआ है, और यहाँ पर हम तभी तो फिर लास्ट, हम तभी तो इसको अलग से बना रहे हैं ना, जॉइंट वेंचर अकाउंट। ठीक है, अब देखो कई बार क्या होगा जॉइंट वेंचर में, हमें पता ही नहीं है कि कितना, जैसे कि हम कोई काम करने जा रहे हैं, ठीक है, अब उसके अंदर हम 2 फ्रेंड्स हैं, ठीक है, हमने सोचा नहीं उस टाइम पे एक्सपेंस करते टाइम, क्योंकि सपोज आप कंट्री के बाहर चले गए थे, मैं यहाँ पर अवेलेबल थी, मैंने एक्सपेंस कर दिया, तो आपके पैसे नहीं लगे ना, एक ही पार्टनर के एक्सपेंस हुआ यहाँ पर, है ना। या फिर कोई और केस, या जैसे कि हमें कुछ जो काम करना था जॉइंट वेंचर में, उसके लिए लैंड मेरे पास अवेलेबल थी, 60 लाख की 50 लाख की लैंड मेरे पास अवेलेबल थी, और बाकी जो एक्सपेंस था हमने मिल करके करा, तो वो जो लैंड ऑलरेडी अवेलेबल थी उसका एक्सपेंस ज़्यादा तो मेरा हो गया, है ना। तो ये जो चीज़ें हम पहले से एग्रीड रेशियो में नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, तो रेशियो भले ही हमने सेम रखा है, लेकिन वो फिर इक्वल हो ही जा रहा है लास्ट में जाकर। ठीक है, तो मतलब इसको रिसीव हुआ बी से, तब ये इक्वल हो जाएगा। तो जब इसका रिसीव हो रहा होगा तो इसका इस साइड पे आ रहा होगा, टू बैंक पेड टू ए, और फिर ये भी बैलेंस हो जाएगा।
डन। ये हमने लिख लिया इसका जे सी ओ का। जे सी ए जे सी ई के लिए एक एक लाइन लिख लेंगे और फिर हम क्वेश्चन भी लिखेंगे वैसे करते हैं। ठीक है, पेंसिल हो गया। यस मैम। इलस्ट्रेशन 1। इलस्ट्रेशन 1। हाँ छोटा सा है भी, हो सकता है आज ही कंप्लीट हो जाएगा। Mr. A, Mr. B, Mr. C entered into a joint venture
टू परचेज अ लैंड, कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट। तो 3 यहाँ पर वेंचर्स हैं, ये एक जॉइंट वेंचर में एंटर करे टू परचेज अ लैंड एंड कंस्ट्रक्ट एंड सेल फ्लैट्स। एक लैंड खरीदा, उस पर फ्लैट्स बनाए और फिर उसे सेल कर दिया। मिस्टर ए परचेज्ड अ लैंड फॉर 60 लाख। मिस्टर ए ने परचेज करा लैंड ऑन 1st January and for the purpose he took a loan from bank 50 lakh at 8% interest per annum. He also paid registering fees of 60,000 on the same day. ये सब काम किसने करा? खर्चा मिस्टर ए ने करा। ठीक है, फिर आया मिस्टर बी। मिस्टर बी सप्लाइड मटेरियल्स फॉर 4,50,000 फ्रॉम हिज गोडाउन। फर्दर ही परचेज मटेरियल्स फॉर 5 लाख फॉर द जॉइंट वेंचर। इतना मिस्टर सी ने करा। फिर आया मिस्टर सी। मिस्टर सी met all other expenses of advertising, labor and other incidental expenses turn out to be 9 lakh. On 30th June 2021, each of the venturers agreed to take away one flat. अब इन्होंने क्या बोला कि हम बना रहे हैं, उसमें से एक एक फ्लैट हम खुद अपने लिए रख लेंगे। वैल्यूड एट 10 lakh each flat. Rest were sold by them as follows. अब मिस्टर ए ने सेल करी, मिस्टर ए ने सेल करी 40 लाख की, मिस्टर बी ने सेल करी 20 लाख की और मिस्टर सी ने सेल करी 10 लाख की। लोन was repaid on the same day by Mr. A along with the interest and net proceeds were shared by the partners equally. और जो नेट प्रोसीड्स हैं वो ये लोग 1:1:1 में बांटेंगे। ठीक है, you are required to prepare a draft consolidated P&L and joint venture account in the books of each venturer. अब देखो, हो सकता है ना ए के पास लैंड अवेलेबल थी, उसने लैंड ले ली, है ना। बी के पास मटेरियल का ही काम था तो उसने मटेरियल दिया। मिस्टर सी बाकी एडवर्टाइजिंग वगैरह का काम करता था, उसने कर दिया। अब यहाँ पर हम खर्चे को अकॉर्डिंगली बांट नहीं सकते हैं ना, इस वजह से। लेकिन रेशियो तो हम एग्री कर सकते हैं, तो रेशियो 1:1 की हो गई। फिर बाद में जिसका एक्स्ट्रा हुआ होगा वो आपस में पे ऑफ कर देंगे। हाँ, ठीक है। अब हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड P&L और जॉइंट वेंचर अकाउंट। अब तो आप ये खुद भी कर लोगे ये क्वेश्चन, इसमें अब कुछ है नहीं। इसमें नहीं है, इसमें सारे इजी है। सारे खर्चे लिख दे रहे हैं। परचेज लैंड 60 लाख टू, यहाँ पर कुछ भी लिखोगे चलेगा, मतलब इतना कोई वो नहीं है कि पर्टिकुलर कि यही लिखना है, लेकिन बिल्कुल ही वो नहीं लिख देना है। परचेज ऑफ लैंड लिख दो। लिख लेते हैं यहीं पर कि ये ए ने करा है, हम जब जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाएंगे तो यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेंगे। अब ये बताओ, यहाँ पर क्या मैं टू लोन लिखूं? 50 लाख, 50 लाख आएगा यहाँ पर। बैलेंस शीट में जाता है ना, P&L में क्या आएगा? इसका इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट निकाल लो। 50 लाख का 8%, नहीं इसमें मंथ वाइज भी होगा। जनवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च। 1 लाख पक्का? ईयर हम गलत तो नहीं ले रहे हैं? एक जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, 3 महीने का ही तो होना चाहिए।
इंटरेस्ट 2 लाख आना चाहिए। कहाँ लिखा है? हाँ 2 लाख आना चाहिए। जनवरी, फरवरी, मार्च, 3 महीने तो हुए। कंसोलिडेटेड पेमेंट चलो बाकी सब तो लिखते हैं तब तक, ठीक है। यहाँ पर अभी मैं बस 2 इंटरेस्ट लिख रही हूँ ए का। फिर उसके बाद 2 रजिस्ट्रेशन फीस 60,000। रजिस्ट्रेशन फीस भी किसकी है? ए की, 60,000। फिर है मटेरियल्स। एक बार क्वेश्चन में अमाउंट चेक करते रहना। बी ने मटेरियल्स दिए हैं 9,50,000 के। 2 अदर एक्सपेंसेस जो सी ने करे हैं 9 लाख के। फिर सेल हुई है ए ने सेल करा है 40 लाख का, बी ने सेल करा है 20 लाख का, और सी ने सेल करा है 10 लाख का। ये टोटल हो गया 70 लाख। और फिर उन्होंने गुड्स टेकन ओवर भी करे हैं, तो बाय फ्लैट टेकन ओवर ए ने भी 10 लाख, बी ने भी 10 लाख, और सी ने भी 10 लाख, 30 लाख। एक काम करना ना, आप एग्ज़ाम में कभी भी कोई ऐसी कैलकुलेशन हो ना, तो उसके लिए नीचे नोट ज़रूर लिख देना, ठीक है। कि मतलब जैसे यहाँ पर ये लिखा है कि किस दिन को लिया, बट यहाँ पर ये नहीं लिखा कि किस दिन पे ख़त्म हुआ, पे ऑफ कब करा, है ना। लोन वॉज रीपेड ऑन द सेम डे। डे कहाँ लिख, अच्छा अच्छा, डेट है तो सही, तो हम 3 महीने क्यों ले रहे हैं? एक ऑन 30th/6/2021 each of the venturer agreed to take away one flat each flat and rest were sold by them as follows। इतना 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 रीपेड ऑन द सेम डे। हाँ 6 महीने हो गए, तो ये 2 लाख हो जाएगा। यहाँ पर लिख लो कितना अमाउंट था लोन का, 50 लाख इंटू 8%, फिर 6/12, ठीक है। अब यहाँ पर लिख लो टू प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। प्रॉफिट देख लो कितना आ जाएगा, और फिर वो इक्वली बटेगा ए में, बी में और सी में।
हाँ, डिवाइड बाय 3 कर दो। हम्म, ठीक है। अब हम बनाएं इन द बुक्स ऑफ ए, इन द बुक्स ऑफ बी, इन द बुक्स ऑफ सी। ठीक है। ए ने दिया था लैंड, 2 लैंड, 60 लाख। फिर उसके बाद ए ने दिया इंटरेस्ट 2 लाख। फिर रजिस्ट्रेशन फीस 60,000। और प्रॉफिट इसका आया 6,30,000। सेल करी इसने 40 लाख। फिर फ्लैट टेकन ओवर 10 लाख। ठीक है। बैलेंसिंग फिगर हम लास्ट में निकालते हैं। फिर ऐसे ही बी का 2 मटीरियल्स 9,50,000। 2 प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर 6,30,000। बाय सेल 20 लाख। बाय फ्लैट टेकन ओवर 10 लाख। ऐसे ही सी का बनाओ। 2 अदर एक्सपेंसेस 9 लाख। 2 प्रॉफिट ऑन जॉइंट वेंचर
6,30,000 बाय सेल 10 लाख बाय फ्लैट टेकन ओवर 10 लाख। किसका बैलेंसिंग फिगर निकाल रहे हो, ए का, बी का, सी का? अच्छा निकालो। यहाँ पे आएगा 8,90,000। ठीक है, अभी एक सेकेंड, आप लिखो मत, एक सेकेंड। अब बी का निकालो। हाँ बी का बैलेंसिंग फिगर कितना है? हाँ ठीक है, इस साइड। ठीक है, और सी का? डेबिट साइड 4,70,000। आपने कुछ गलत नहीं किया? आप ये बताओ, 14,20,000 और 4,70,000, तो यहाँ तो इतना आ ही नहीं सकता ना। ए का बैलेंसिंग फिगर गलत है। बी और सी ठीक है, ए गलत है। हाँ 60 लाख, 2,60,000, 6,30,000। अच्छा, 18,90,000। अब देखो, इधर और इधर, मतलब ये दोनों क्या करेंगे, पे करेंगे किसको, ए को। और देखो, हमें पता भी लग रहा है कि इसका खर्चा देखो कितना, 60 लाख का तो इसने लैंड ही लिया है, और इन्होंने सिर्फ 9,50,000 और इसने सिर्फ 9 लाख का ही एक्सपेंस करा है, तो ऑब्वियसली ये दोनों इसको पे करेंगे। ठीक है, तो ये जो निकल के आया 14,20,000, ये क्या हो जाएगा, टू बैंक, पेड टू ए। और ये क्या, ये भी क्या हो जाएगा, टू बैंक, पेड टू ए। और अब यहाँ पर 18,90,000 तो ठीक है, यहाँ पर आएगा बाय बैंक, रिसीव्ड फ्रॉम बी 14,20,000 और रिसीव्ड फ्रॉम सी 4,70,000, और ये आया है इतना। ठीक है, इलस्ट्रेशन 2। Illustration 2. A Limited, B Limited, C Limited decided to jointly construct a pipeline to transport the gas from one place to another that was manufactured by them. For the purpose, following expenditure was incurred by them. Building 12 lakh to be depreciated 5% per annum. बिल्डिंग पे 12 लाख 5% का अगर डेप्रिसिएशन लगेगा, तो बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, बिल्डिंग पे कितना डेप्रिसिएशन लगेगा?
60,000। और फिर बिल्डिंग की बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी? 11,40,000। ठीक है। फिर उसके बाद लिखा है पाइपलाइन फॉर 60 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड 15%। तो पाइपलाइन 60 लाख का 15% 9 लाख, और इसकी बुक वैल्यू रह जाएगी 51 लाख। फिर कंप्यूटर्स एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स 3 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड 40%। इसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी? 1,80,000। अदर व्हीकल्स 9 लाख टू बी डेप्रिशिएटेड 20%, 1,80,000, 7,20,000। They also decide to equally bear total expenditure incurred on the maintenance of the pipeline that comes 6 lakh each year। तो 6 लाख each year को ये आपस में इक्वली बांट लेते हैं। सॉरी 2 लाख 2 लाख 2 लाख, है ना। फिर you are required to show the consolidated balance sheet and extract of statement of P&L and balance sheet for each venture। अब इसका टोटल भी एक बार निकाल लो। सही है ना पक्का? ग्यारह लाख 40,000, 51 लाख, 1,80,000, 7,20,000, 17। कहाँ पर? समझ नहीं आया मुझे, आप कहाँ पर बोल रहे हो? आपने टोटल 18 लाख लिखा है वहाँ पे 12 लाख। अच्छा, हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि इसका टोटल कुछ कितना आएगा? 12,60,000। अच्छा, अब इसका भी एक बार टोटल करो, दूसरे वाले का बुक वैल्यू करो। हाँ एक बार मैं करती हूँ। रंजन आप करो। हाँ 71,40,000। हाँ 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 नहीं, अब ये तो मैंने ठीक लिखा है। 1 लाख क्यों? इसका देखो ना, कंप्यूटर की वैल्यू 3 लाख थी जिसको हमने 40% डेप्रिशिएट कर दिया। वही मैं सोच रही हूँ कि ऐसे कैसे हो रहा है। ठीक है, अब हमें क्या बनाना है? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट और एक्सट्रैक्ट ऑफ P&L एंड बैलेंस शीट ऑफ ईच वेंचर। तो सबसे पहले हम बनाते हैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। लिख लो, इतना कुछ है नहीं। बस थोड़ा थोड़ा सुनते रहो। अब यहाँ पर देखो, बैलेंस शीट में हमें एसेट साइड पूरा गिवन है। ये सिर्फ हमारे पास ये सारा का सारा पीपी है और कुछ खर्चा गिवन है। खर्चा तो हमारे बैलेंस शीट में आएगा नहीं, सिर्फ पीपी आएगा,
है ना, तो हम एसेट साइड तो पीपी दिखा देंगे, और हम इसी को ही दूसरी साइड मानते हुए, अज्यूम करते हुए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में भी सेम अमाउंट दिखा देंगे। ठीक है, या तो यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करके लिख दो और पीपी लिख दो, लेकिन हमारी बुक में ये ट्रीटमेंट दिया है तो हम ये करेंगे तो बेटर रहेगा। ठीक है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। इसका नोट नंबर 1 बना लो, 71,40,000, और दूसरी तरफ आ जाएगा एसेट। एसेट में नॉन करेंट एसेट के अंदर पीपीई, इसका नोट नंबर 2 बन जाएगा। फिर हम बना देंगे नोट्स टू अकाउंट। पहला नोट शेयर कैपिटल का, कैपिटल में हम टोटल कितना दिखा रहे हैं, 71,40,000, है ना। अब इसके अंदर ए लिमिटेड का कितना शेयर, बी लिमिटेड का कितना शेयर, और सी लिमिटेड का कितना शेयर, एग्रीड रेशियो में क्या बोला है, इक्वल, है ना। तो 71,40,000 को इक्वली बांट देंगे। ठीक है, ऐसे ही नोट नंबर 2 बनाते हैं प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का। इसके अंदर कौन कौन सा पीपीई है हमारे पास, हमने लिख लिया यहाँ पर। सबसे पहले हमारे पास है लैंड बिल्डिंग 11,40,000 की, है ना। तो सबसे पहले बिल्डिंग 11,40,000 की तो टोटल है, इसको बांटेंगे ए में, बी में और सी में, डिवाइड बाय 3 करके। हाँ ठीक है, फिर सेकंड हमारे पास एसेट है पाइपलाइन। पाइपलाइन का टोटल हमने निकाला 51 लाख। 51 लाख को भी डिवाइड कर देंगे ए, बी और सी में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स का टोटल है 1,80,000। 1,80,000 को भी बांट दो आप। लास्ट व्हीकल्स, व्हीकल 7,20,000। और इसका टोटल आ जाएगा फिर वही 71,40,000। ठीक है,
अब हमें और क्या बनाना है इसके बाद? क्वेश्चन ने क्या बोला? कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के बाद पीएनएल बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ हर एक वेंचर का, ठीक है। तो सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड, हाँ वैसे हमने फुल्ली बना लिया एक तरीके से। इस एक्सट्रैक्ट वेंचर के लिए लिख देना, इसमें कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट लिख दो। हाँ तो पहले हम बनाते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। ठीक है, अब इसके अंदर पीएनएल के अंदर क्या क्या आ जाएगा? डेप्रिसिएशन और दूसरा ये एक्सपेंसेस, जो इनके एक्सपेंसेस इनकर करें हम 2 लाख है ना। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले डेप्रिसिएशन। अब डेप्रिसिएशन हमारे पास टोटल है कि कितना कितना किस किस एसेट का है। अब इसमें से हमें निकालना पड़ेगा, 60,000 को डिवाइडेड बाय 3 करना पड़ेगा। फिर हाँ 9 लाख का 9 लाख डिवाइडेड बाय 3 करेंगे 3 लाख। 1,20,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 40,000 और 1,80,000 डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे 60,000। और फिर इसको टोटल करके कितना आएगा? 3,60,000 4,20,000। तो डेप्रिसिएशन में जो अमाउंट जाएगा वो जाएगा 4,20,000। और फिर यहाँ पर लिखेंगे अदर एक्सपेंसेस, अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। हाँ लिखो 2 लाख। तो इसका टोटल आ जाएगा, टोटल हम करते हैं, छोड़ो टोटल मत करना क्योंकि एक्सट्रैक्ट है, ठीक है। कौन सी साइड है, मतलब है तो एक्सपेंस साइड बट हमने रेवेन्यू भी नहीं बनाया ऐसे, ठीक है ठीक है। यहाँ पर लेकिन आपको शो करना पड़ेगा नोट नंबर 1, इसके लिए तो नोट की जरूरत नहीं है, तो नोट्स टू अकाउंट्स बनाना पड़ेगा इसके लिए। नोट्स टू अकाउंट चलो नहीं रुक जाओ बाद में बनाना, क्योंकि इसमें तो बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट भी बनाना है ना। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में हमारे पास क्या चला जाएगा? बस पीपीई, ए के जो पीपीई है, ठीक है। तो एसेट्स के अंदर जाएगा, अगेन इसमें भी हम वैसे ही कर सकते हैं, इक्विटी एंड लायबिलिटी और एसेट। लेकिन जो बुक में करा है वो करा है कि जब हम कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तब इस तरीके से दिखाया है, लेकिन जब हम वेंचर्स का बना रहे हैं तो सिर्फ पीपीई दिखाया है, ठीक है। एसेट्स, नॉन करेंट एसेट्स, बट अगर आपने वैसे भी कर दिया ना तो मार्क्स तो नहीं कटेंगे इसके भी। हाँ और पीपीई, अब पीपीई के लिए हम बना देंगे नोट नंबर 2, ठीक है। इसके बाद बनेगा नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट्स में सबसे पहला नोट डेप्रिसिएशन का, डेप्रिसिएशन में क्या था? बिल्डिंग पे 20,000, बिल्डिंग पे 20,000, फिर पाइपलाइन पे 3 लाख, नहीं नोट नंबर, ये तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट है, ये अब इन द बुक्स ऑफ ए लिमिटेड बन रहा है। हाँ नहीं नहीं, यहाँ पर ये तो हमने कंप्लीट कर दिया, एक बैलेंस शीट कम। आप ऐसे थोड़ी कर सकते हो कि एक बैलेंस शीट बनाया और दूसरी बैलेंस शीट बनाया, इसमें जो नोट नंबर चल रहा था उसी के कंटिन्यूएशन वो नोट नंबर दिखाया, ये ऐसे नहीं होता नोट नंबर।
पाइपलाइन पे, और फिर कंप्यूटर्स पे 40,000, कंप्यूटर्स पे 40,000, और व्हीकल पे 60,000। तो इसका टोटल आ गया था 4,20,000। और फिर नोट नंबर 2 किसका है? पीपीई का। अब पीपीई में हमने ऑलरेडी कंसोलिडेटेड में बांट रखा है इसको, ठीक है। तो बिल्डिंग 3,80,000, पाइपलाइन 17 लाख, कंप्यूटर 60,000 और व्हीकल्स 2,40,000। एक बार मेरे को बोल दो देख के आंसर सॉल्यूशन से। एक सेकेंड। हाँ, अब इसको भी, अब हमें ना क्या दिखा, इसको भी ऐसे शो करना पड़ेगा, इसको भी देख। सबसे पहला क्या है? बिल्डिंग 3,80,000 ही लिखेंगे, लेकिन हाँ वो शो करना पड़ेगा। डेप्रीसिएशन था इस पे 20,000 का, नहीं इसका इसका डेप्रीसिएशन 20,000 का, 4 लाख की बुक वैल्यू पे 20,000 का डेप्रीसिएशन लगा है, इस तरीके से। फिर है पाइपलाइन। पाइपलाइन कितना टोटल अमाउंट आया कंसोलिडेटेड में? 17 लाख। इस पे हम डेप्रीसिएशन कितना लगा रहे हैं यहाँ पर? 3 लाख। तो इसका बुक वैल्यू, इसका कितना अमाउंट रहा होगा? 20 लाख। फिर कंप्यूटर और व्हीकल। कंप्यूटर का कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट अमाउंट बताओ। 60,000। डेप्रीसिएशन हमने यहाँ पर कितना लगाया? 40,000, 1 लाख। और लास्ट में व्हीकल 2,40,000। डेप्रीसिएशन कितना था? 60,000। हाँ, तो ये आ गया 3 लाख। बस अब इसका टोटल कर लो। 3,80,000 प्लस 17 लाख प्लस 60,000 प्लस 2,40,000, 23,80,000। ये अब ऊपर लिख देंगे 23,80,000। ठीक है। अब आपको हमने मैंने एक ए लिमिटेड का बना दिया, सेम ऐसे बी का बनेगा, सेम ऐसे सी का बनेगा, ठीक है। ए का बना लो, बी और सी का घर पे बनाना बहुत टाइम लग जाएगा उसे बनाने में।
ठीक है। Illustration 3. A Limited, a UK-based company, entered into a joint venture with B Limited in India, wherein B Limited will import the goods manufactured by A Limited on account of joint venture and sell them in India. A Limited and B Limited agreed to share expenses and revenue in the ratio 5:4 respectively, whereas profits are distributed equally. सेल्स और एक्सपेंसेस को ये इस रेशियो में बांटेंगे, लेकिन लास्ट में जो प्रॉफिट आएगा उसको ये इक्वली बांटेंगे. ए लिमिटेड इन्वेस्टेड 49% ऑफ टोटल कैपिटल, तो बी लिमिटेड ने कितना इन्वेस्ट करा होगा 51%, बट हैज इक्वल शेयर इन ऑल एसेट्स एंड इक्वल इन लाइबल फॉर liabilities of the joint venture. Following is the trial balance of joint venture at the end of the first year. हाँ, एसेट्स और लाइबिलिटी में इनका इक्वल शेयर है. परचेजेस को किस में बांटा जाएगा, एक बार बांट लो, वही 5 लाख 4 लाख आ जाएगा, 9 लाख है तो, है ना. क्या, अरे वो तो ऐसे, ठीक है. एक्सपेंसेस भी बढ़ जाएगा 5:4 में. ठीक है, सेल्स भी 5:4 में ही बटेगा. ठीक है, एसेट्स पीपीई किस में बटेगा, इक्वली, तो 3 लाख 3 लाख, ये भी इक्वली 1 लाख 1 लाख, ये भी इक्वली 1 लाख 1 लाख, ये भी इक्वली 50,000 50,000. कैपिटल में तो इसका 49% है, उसका 51% है. मैम स्क्रीन, एक सेकेंड, स्क्रीन शो नहीं हो रही. और ये क्या हो गया, मोबाइल में.
प्रंजल कहाँ से नहीं करा आपने? हेलो। अच्छा अभी ज्वाइन नहीं करा इसमें। ठीक है। प्रंजल कहाँ से डिस्कनेक्ट हुआ था? मैम ये क्वेश्चन के साथ एंट्री थी, मतलब क्वेश्चन समझा रहा है। हाँ तो इसमें बोला गया कि ए और बी दो जॉइंट वेंचर्स हैं जिसमें ए और बी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू 5:4 में बांट रहे हैं, प्रॉफिट इक्वली बांट रहे हैं, एसेट्स और लाइबिलिटीज इक्वल बांट रहे हैं, एसेट्स इक्वली लाइबिलिटीज इक्वल बांटे जा रहे हैं, कैपिटल में 49% ए का है और 51% बी का है। तो हमने ना यहाँ पर बांट के देख लिया क्वेश्चन को बढ़ते बढ़ते कि परचेजेस अगर 9 लाख है तो ए का कितना बी का कितना 5:4 में बढ़ गया। फिर अदर एक्सपेंसेस भी 5:4 में बढ़ गए, सेल्स 5:4 में बढ़ गया, सारे एसेट्स और लाइबिलिटीज 1:1 में बढ़ गए। ठीक है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री है 1 लाख की। कैपिटल को भी बांट ही लो 49% और 196,490 204510। तो ये था हमारा 49% और 51%। ठीक है। लास्ट में जो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी हमारा आधा आधा हो जाएगा, 50,000 और 50,000। ठीक है। अब क्या बोला है हमसे बनाने के लिए? प्रिपेयर कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पीएनएल बनेगा और बैलेंस शीट भी बनेगी। प्रंजल क्वेश्चन समझ में आ गया ना? यस मैम। सबसे पहले बनाओ कंसोलिडेटेड पीएनएल। किसके लिए? जितना ए लिमिटेड आया है उतना ही बी भी आया तो उतना ही आएगा। तो सबसे पहले क्या आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। नोट नंबर 1 लिख देते हैं। नंबर 2 पे अदर इनकम आता है, अदर इनकम है नहीं हमारे पास। एक्सपेंसेस, परचेज है, चेंज इन इन्वेंट्री है, बाकी सब तो अदर एक्सपेंस में जाएगा। इसका नोट नंबर 2, 3 एंड 4। फिर टोटल एक्सपेंसेस आ जाएंगे, और एंड में हमारे पास आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। फिर फॉर्मेट बनेगा कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट का।
शेयर कैपिटल नोट नंबर 5 हो जाएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस नोट नंबर 6 हो जाएगा, फिर नॉन करेंट लाइबिलिटीज लॉन्ग टर्म बोरोइंग और तीसरे नंबर पे करेंट लाइबिलिटीज 8 और फिर टोटल एसेट नॉन करेंट। किसी एक कंपनी का हम एक साथ बना रहे हैं ना या कंसोलिडेटेड बना रहे हैं तब हम इसको कंटिन्यू करते हैं नोट नंबर को, लेकिन फिर अलग ही कंपनी का या उसका किसी और का बना रहे हैं तो कंटिन्यू नहीं करना, तो शुरू से शुरू करना नोट नंबर 1 2 नॉन करेंट एसेट इसके अंदर पीपीई नोट नंबर 9 और फिर करंट एसेट इन्वेंटरी और बी में अदर करंट एसेट। नोट्स टू अकाउंट्स इजी है, बस बहुत सारा लिखना है इसके अंदर। पहला नोट किसका है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का है ना। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में देखो कितना था रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सेल्स थी हमारे पास 13,05,000 की। आउटर कॉलम में हम 13,05,000 लिखेंगे, कंसोलिडेटेड पीएनएल में भी हम इतना लिखेंगे, लेकिन ना हमें इसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ए का इतना और बी का इतना, जिसमें हमने बांट लिया था। ठीक है, ए का निकला था 7,25,000 और बी का 5,80,000 और इनको टोटल करके 13,05,000। रेशियो नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं है, बुक में ही उसको ब्रैकेट में लिख लो ना कि इसको इस रेशियो में बांटा है, इसको इस रेशियो में बांटा है। इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है, आप इसको
हाँ चलो उसमें मतलब ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। फिर हमारे पास नोट नंबर 2 किसका है? यहाँ पर लिख लेते हैं 13,05,000 परचेज। परचेज ए का कितना और बी का कितना? 5 लाख और 4 लाख। चेंज इन इन्वेंट्री कैसे निकालते हैं? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो ओपनिंग तो है नहीं कुछ, क्लोजिंग है सिर्फ 1 लाख का, है ना? तो 0 माइनस 50,000 हो जाएगा, 50,000, है ना? और बी का भी सिमिलर ही हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस, नेगेटिव में -1 लाख ऐसा लिखते हैं। परचेज का टोटल कितना था? 9 लाख। नोट नंबर 4 अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस में हमारे पास है 1,70,000 और 1,36,000। वन सर अभी तो चैप्टर बीच में चल रहा है। सर नेक्स्ट क्लास के बाद इनको यहाँ पे बेसिक इंट्रोडक्शन और वो चीज़ करवा दो, शुरू को मैं अकाउंट के क्वेश्चन पूछ देता हूँ। ठीक है, इनका इंट्रोडक्शन दे देना, इनका दोनों का कॉमन बैकग्राउंड दे देना। अच्छा ठीक है। अदर एक्सपेंस कितना था? 1,70,000 और 1,36,000। तो 3,06,000। इसका टोटल करके प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकाल लो अब तो। ठीक है, एक्सपेंस का टोटल कितना है? 11,06,000।
ठीक है। अब इसके बाद एक बात देख लो, सिमिलरली आप इसी उस सबको बांट बांट के लिख दोगे ना, इसमें ऐसा और कुछ बचा नहीं है। ठीक है, लिख लोगे ना? ठीक है, सबको बांट के नोट्स टू अकाउंट्स बना करके यहाँ पे लिख लेना, टोटल कर लेना। ठीक है, फिर एक ही क्वेश्चन बच रहा है शायद इसके बाद, इलस्ट्रेशन 4। इलस्ट्रेशन 4 में नहीं, वैसे कर सकते हो, कर लोगे मतलब, चलो मैं करवा दूंगी, बस यही रहता है। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ठीक है।